अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। संग शिकन की एपिसोड नंबर 16 के साथ हाजिर हैं। और अभी पिछली किस्त में ये हुआ कि रुफ़ाया जो है उसको अशर ने भागने में मदद दी है, उसको मिल गया है और वो उधर से भाग गई है। दूसरा ये शार जो है वो अब उसको पता चल गया है कि उसने खुफिया तौर पर निकाह कर लिया है यशर ने, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इज़हार कर लिया है। तो अब चलते हैं किस्त नंबर 16 की तरफ, देखते हैं कि आगे क्या होता है। कैब ने उसे सीधा अल हयात के मेन गेट पर उतार दिया था। वो बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स को कैब वाले को किराया देने का ऑर्डर देती अंदर चली गई थी। घर में दाखिल होते ही उसने सीधा अपने बेडरूम का रुख किया था। इस दौरान उसने घर में फैली खामोशी और नौकरों की गैर मौजूदगी का भी नोटिस नहीं दिया। बेडरूम में जाते ही वो अपने ड्रेसिंग रूम में भागते कदमों से पहुंची थी। दाएं दीवार में नस्ब अपने खूबसूरत कपड़ों से सजी वार्डरोब का डोर उसने एक झटके से खोला था। पाकिस्तान से आते ही उसने वो पेपर्स अपने वार्डरोब के अंदर बने इस लॉकर में रखे थे। भले ही वो ऋषभ से अलग नहीं होना चाहती थी, मगर इन पेपर्स को उसने हरम की मशवरे पर संभाल कर रख दिया था। एक झटके से लॉकर का दरवाज़ा खोलते ही उसने अंदर हाथ डाला, मगर ये क्या? खाली खाली पड़ा लॉकर उसका मुंह चढ़ा रहा था। उसने गुस्से से अपने सारे कपड़े फेंक कर वो लॉकर पूरा छान मारा, मगर पेपर्स होते तो मिलते ना। वो जानती थी ये नाकाम किसका हो सकता है। यकीनन ये इसी हदीब नासिर उर्फ यशब असलान भट्ट का कारनामा था। उसने इन पेपर्स को उनके लॉकर से निकाला होगा, मगर कैसे? उसे इसके लॉकर की चाबियाँ कहाँ से मिली? वो गुस्से से सोचती हुई सीधी हरम के दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, मगर अब हरम अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। वो इसके कमरे का दरवाज़ा बंद करके दोबारा नीचे उतरती चली गई थी। आज इतवार का दिन था। आज डैडी घर पर ही मौजूद होते थे, तभी वो सब कुछ इन्हें बताने का फैसला करती हुई इनके बेडरूम की तरफ बढ़ गई थी, जो विला के ग्राउंड फ्लोर पर बना हुआ था। महाव यासिर का बेडरूम इस घर के आखिरी कोने पर सबसे अलग-थलग बना हुआ था। असल में विला के पीछे बना महाव यासिर का ये बेडरूम सिर्फ एक रूम पर मुश्तमिल नहीं था, बल्कि ये विला का एक अलहदा से पोर्शन था, जिसे महाव यासिर ने अपने कारोबारी दोस्तों और बिजनेस डीलिंग्स की वजह से विला से अलग करके बनवाया हुआ था। विला के अंदरूनी बड़े से हॉल को पार करते बाएं तरफ बनी राहदारी से गुजरकर वो एक छोटा सा हॉल था, जिसके आखिरी सिरे पर महाव यासिर के बेडरूम के बाहर की राहदारी का दरवाजा था। ये दरवाज़ा घर के अंदरूनी हिस्से वाला था, जबकि इसी राहदारी का एक दूसरा दरवाज़ा विला के पिछले रुख पर खुलता था। बेडरूम में इस राहदारी के बीचों बीच बना हुआ था। राहदारी के सामने वाला दरवाज़ा दूसरा खोलते ही बाएं तरफ से बने मजीद कमरे भी थे, जो महाविया सर के मेहमानों के लिए मुख्तस थे। इन कमरों में बेतरतीब लाउंज, डाइनिंग रूम, टीवी लाउंज, स्टडी और दो दो मंजिलों पर मुश्तमिल 5 अदद बेडरूम्स भी शामिल थे। बेडरूम से कुछ दूरी पर बना आखिरी बड़ा हिस्सा एक जदीद किस्म के किचन पर मुश्तमिल था, जो घर के अंदर वाले दूसरे किचन से जा मिलता था। दोनों किचन के दरमियान आने जाने के लिए रास्ता भी मौजूद है, जिसमें दरवाज़ा लगाकर दोनों किचन एरिया को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। कमरों के सामने ही बड़े से आंगननुमा एरिया के आगे स्विमिंग पूल भी बना था और पूल की दूसरी तरफ अरबी स्टाइल का एक आला पैमाने पर बड़ा बड़ा सा खुला खुला मेहमान खाना भी था, जिसमें महावी असर के दोस्तों के लिए मुख्तलिफ किस्म की महफिलें भी जमती थीं। ये विला सचमुच एक महल जैसा था। रुफ़ाया के सिवा घर के नौकर को इधर आना जाना ना होने के बराबर था, बल्कि प्राइवेसी के लिए महाविया सर ने अपने बेडरूम्स की राहदारी के पहले दरवाजे के बाहर एक बेल लगवा ली हुई थी, ताकि बवक्त ज़रूरत जब रुफ़ाया या कोई नौकर इस तरफ आए तो बेल बजाकर पहले ही अपनी आमद की इत्तला दे दे। विला में अंदर काम करने वाले नौकर और महाविया सर के पोर्शन में काम करने वाले नौकर भी अलग-अलग थे। रुफ़ाया जब विला के अंदरूनी हिस्से में महाविया से पोर्शन में पहुंची तो वह बैल वाला अंदरूनी हिस्सा दरवाज़ा खुला हुआ था। तभी वो बेधड़क अंदर दाखिल होकर बाएं तरफ बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर बेडरूम के बड़े से हाल में चली आई थी। इस हाल के दरमियानी दीवार में खूबसूरत मनकश दरवाज़ा खोलते ही महाव यासर का आलीशान बेडरूम था, जिसका दरवाज़ा इस वक्त आधा खुला हुआ था। वो दरवाजे के आगे पहुंचकर अभी अंदर बेडरूम में दाखिल होना ही चाहती थी कि अंदर से आती अजीब किस्म की चीखती मर्दाना आवाज़ों ने उसे ठटक कर अपनी जगह रुकने पर मजबूर कर दिया था। वो इन आवाज़ों को सुनते हुए धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी और अध खुले दरवाजे से अंदर झाँक कर उसने जो मंज़र देखा वो उसे देखकर लर्ज़ा उठी थी। पूरे अल-हयात की विला की छत जैसे रुफ़ाया के सर पर आ गिरी थी। महाब यासर और जमाल अंदर मौजूद दो-दो लड़कों के साथ जिस शर्मनाक फ़िल्म में मशगूल थे, वो उसे देखकर रुफ़ाया की आँखें फटी की फटी रह गई थीं।
उसने बेख्तियार अपनी चीखों को रोकने के लिए अपने मुंह पर सख्ती से हाथ जमाया था और वहां से सरहद से निकलकर भागी थी। इसके अंदर इस वक्त जैसे तूफान उठ रहे थे। अपनी आंखों से उसने अपने बाप का कौन सा रूप देखा था? काश ये सब देखने से पहले वो मर चुकी होती। काश वो इस वक्त अलहयात आई ही ना होती, या अगर आ भी गई होती तो डैड के रूम में नहीं जाती। काश वो अशरफ के साथ पाकिस्तान ही चली जाती तो ये शर्मनाक मंजर ना देख पाती जो उसे जीते जी मारने को काफी था। वो भागते कदमों से चलती हुई बेआवाज रो भी रही थी। फिर वो सीधा अपने बेडरूम में चली आई थी और अपने बेडरूम पर औंधे मुंह गिरते हुए तड़प तड़प कर रो दी थी। कल रात से ये क्या हो रहा था उसके साथ? वो तो समझती थी कि रोने वाले कमज़ोर होते हैं, मगर अब वो खुद कमज़ोर पड़ रही थी। शायद इसलिए कि उसने अपनी ज़िंदगी में जिन 2 लोगों को सबसे ज़्यादा अहमियत दी थी, जिन्हें अपने दिल के सबसे ज़्यादा करीब माना था, उन्होंने ही उसे इतना ज़्यादा दुःख दिया था कि रुफ़ाया जैसी मज़बूत असाब वाली लड़की भी बुरी तरह टूट कर बिखर गई थी। येशब तो फिर भी गैर था, मगर इसका अपना सगा बाप? वो जानती थी कि जमाल जैसा घटिया शख्स से गिरावट से आखिरी दर्जे पर भी पहुंचने की उम्मीद की जा सकती थी। क्योंकि रुफ़ाया के मुताबिक बदशक्ल लोगों की हरकतें भी बद ही होती हैं, और इसकी ज़िंदा मिसाल जमाल खुद था। वो लड़कों को जिस्म फ़रोशी की जैसे गिरे हुए काम में मुलव्वस करता था, और रुफ़ाया के नज़दीक ये गंदगी की इंतहा थी। इसलिए बदकारी जैसे फ़ेल में मुब्तला जमाल को देखकर रुफ़ाया को तो कोई ख़ास झटका नहीं लगा था, मगर उसके डैड भी, वो भी इस कदर घटिया और गिरे हुए फ़ेल में मुलव्वस होंगे, ये रुफ़ाया ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मुझे हमेशा से हर चीज़ अपने मुकम्मल रूप के साथ पसंद रही है। नफ़रत है मुझे हर अधूरी चीज़ से। और तुम भी एक अधूरे और दागदार मर्द हो। मैं तो माहीन के शोहर को दागदार समझती थी, मगर तुम भी दागदार निकलोगे ये मैंने नहीं सोचा था। तुम एक गिरे हुए और घटिया फ़ेल में मुलविस इंसान हो, जिसे शोहर के रूप में कबूल करना तो दूर की बात है, तुम जैसे गंदे और गिरे हुए शख्स पर मैं एक निगाह गलत डालना और तुम्हारे साथ 2 मिनट रहना भी गुनाह समझती हूँ। इसके कानों में अपनी ही चीखती हुई आवाज़ गूंजने लगी थी। वो कितने गुस्से और तज़हीक भरे अंदाज़ में येशब को दागदार कह रही थी, जबकि खुद इसका बाप एक घटिया और गिरा हुआ दागदार मर्द था। वो 2 मिनट के लिए यशब के साथ रहने को गुनाह समझ रही थी, मगर बदफ़ेली जैसे गुनाह में मुब्तला वो अपने बाप जैसे गिरे हुए शख्स के साथ एक ही घर में, एक ही छत के नीचे सालों से रह रही थी, जो न जाने कब से ये गुनाह करता आ रहा था। अपने ही अल्फाज़ उसके मुँह पे तमाचों की तरह में पड़ रहे थे। दिल दर्द से फट रहा था। तभी बहुत सा रो जाने के बाद वो आँसू साफ करके एक झटके से अपनी जगह से उठी थी। उसने अचानक ही ये घर छोड़ने का फ़ैसला कर दिया था और फ़ौरन अपने फ़ैसले पर अमल पैरा होते, वो अपना सामान एक बैग में भरकर नीचे चली आई थी। वो बैग लेकर बाहर की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसी वक़्त बाहरी दरवाज़े से हरम घर में दाखिल होते हुए दिखाई दी। वो रूफ़ी को सामने देखकर मुस्कुराती हुई उसके पास आई थी। "रूफ़ी हनी, तुम कैसी हो? कैसी रही तुम्हारी रात की डेट? येशब भाई के साथ कैसा वक़्त गुज़रा?" हरम शरारत से रुफ़ाया के गाल पर हाथ रखते हुए बोली थी, मगर रुफ़ाया ने गुस्से से इसका हाथ अपने चेहरे से झटक दिया था, जिस पर हरम चौंक कर उसे देखने लगी। रोने की वजह से रुफ़ाया का चेहरा सूजा हुआ लग रहा था, इसकी आंखें लाल हो रही थीं। चेहरे से होती हरम की नज़रें रुफ़ाया के हाथ में बंधे थैंक बैग पर पड़ी और ठिठक कर रह गई। "रुफ़ी, आर यू ओके? ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो तुम?" हरम ने रुफ़ाया से पूछा था। "मेरे सामने से हट जा रहा हूँ। रिश्तों पर से मेरा भरोसा उठ चुका है। मैंने जिस किसी को अपना समझा, सबकी हकीकत खुलकर मेरे सामने आ चुकी है। मुझे अब किसी पर यकीन नहीं रहा, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ।" रुफ़ाया बाहर की तरफ बढ़ते हुए बोली, जबकि हैरत में घिरी धर्म लपक कर इसके पीछे भागी थी। "रूफ़ी, क्या हुआ है? कहाँ जा रही हो तुम? और ये क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।" "देखो रूफ़ी, मुझे गलत मत समझो और ना ही यशब भाई को। रात को तुम जब बेहोश हो गई थी, तो यशब भाई तुम्हें अपने साथ ले गए थे। रात को तुम इन्हें बिल्कुल गलत समझ नहीं रही थी। जिस तरह हम इस क्लब में अपनी फ्रेंड की मदद करने के लिए एक प्लानिंग के तहत गए थे, इसी तरह यशब भाई भी वहाँ अपने एक फ्रेंड की मदद के लिए गए थे। असल में तो वो यहाँ तुमसे मिलने आए थे, मगर यहाँ इनका एक फ्रेंड इन्हें इस बाज़ियान क्लब में ले गया था। वहाँ इनके दोस्त के भाई को इन लोगों ने ज़बरदस्ती पकड़ कर रखा हुआ था। वो इस लड़के से गलत किस्म का काम करवाना चाहते थे। उसे बचाने के लिए ही यशब भाई वो नाटक कर रहे थे, ताकि इन लोगों के ज़रिए वो अपने दोस्त के भाई तक रसाई हासिल कर सके और इन लोगों के चुंगल से निकाल सके। मुझे सारी बात उन्होंने रात को ही बता दी थी, और तुम्हें भी अपने साथ इसीलिए लेकर गए थे ताकि तुम्हारी गलतफ़हमी दूर कर सकें। ऋषभ भाई ने ही माहीन के शौहर का सुहेब, मुजम्मल वगैरह के साथ पाकिस्तान रवाना करवाया है। तुम तो बेहोश थी, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, मगर सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है। मैंने ही रात को माहीन के साथ उसके घर पर थी।
वहीं से मैंने अंकल को कॉल कर दिया था कि तुम और मैं आज माहीन के साथ रुकेंगे, क्योंकि इसका शौहर पाकिस्तान गया है। अभी सुबह मुझे यशु भाई ने ही कॉल किया कि तुम अल हयात पहुँच गई हो और जल्दी में अपना फ़ोन भी भाई के पास ही भूल गई। तभी उनकी कॉल सुनते ही मैं माहीन के यहाँ से निकल आई हूँ। हमें गलत मत समझो रूफी और ना ही यशु भाई से बदगुमान हो। हरम ने अपने थे रुफ़ाया को इतनी लंबा वज़ाहत देखकर मुतमईन करना चाहा था, मगर इसका दिल आज यशब के बाद अपने बाप की हरकत देखकर इतना बुरा हुआ था कि एक बार भी उसकी आँखों से फिर से आँसू बहने लगे थे और वो गुस्से से जैसे फट पड़ी थी। सब धोखा है हरम, सब बेरुपी है। झूठ कह रहा है वो शख्स तुमसे। वो यशब असलान पर जिसे मैंने दिल की गहराइयों से चाहा, जिसे अपना मानकर अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, बिना सोचे-समझे इससे निकाह कर लिया और रुफ़ाया, ये क्या कह रही हो? किससे निकाह कर लिया तुम्हाने? रुफ़ाया चीखती हुई आवाज़ में आंसुओं से तर चेहरे के साथ हरम को सब बताने ही लगी थी कि अपने पीछे महाव्यासर की धारती हुई आवाज़ सुनाई दी और उसने एक झटके से पलटते हुए नफरत से पीछे खड़े अपने बाप को देखा। इनके बिल्कुल पीछे जमाल भी खड़ा उसे गुस्से से देख रहा था। वो अपना बैग इसकी तरफ फेंक कर बाप के सामने खड़ी होगी। हाँ, निकाह कर लिया मैंने। 1 महीने पहले ही निकाह कर चुकी हूँ। यहाँ से पाकिस्तान जाने के 5वें दिन ही मैंने आपके मजबूर करने और इस जमाल नाम की अफ़रीद से बचने के लिए निकाह कर लिया था। बताएँ, क्या कर लेंगे आप मेरा? वो सामने खड़े महावि असर की आंखों में आंखें डालकर बेखौफ लहजे में बोली थी। आंखों से नफरत साफ झलक रही थी, जिसे देखकर महावि असर शशदर रह गए थे। ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कर सकती रूफी। तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ सकती। तुम झूठ बोल रही हो। महावि असर इसका निडर अंदाज देखकर एक पल कर शशदर रहने के बाद जोर से चीख पड़े थे, जबकि उनके साथ खड़े जमाल ने जारहाना अंदाज में आकर बढ़कर रुफाया का बाजू दबोचकर उसका रुख अपनी तरफ किया था। तो ये वजह थी तुम मुझसे शादी के इनकार की, हाँ? रुफ़ाया महाब, तुमने निकाह कर लिया? एक पल को भी नहीं सोचा कि मैं इस गलती की तुम्हें कितनी बड़ी सज़ा दूँगा। 20 साल तुम्हारा इंतज़ार किया मैंने और तुमने मेरे इंतज़ार का ये सिला दिया। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा और तुम्हारे इस नामनहार शौहर को जान से मार डालूँगा। नहीं छोड़ूँगा इस ख़बीस को। बताओ कौन है वो? किससे निकाह किया है तुमने? बोलो। जमाल ने बेखौफ खड़ी रुफ़ाया का बाजू झंझोड़कर हलक के बल चीखते हुए पूछा। मेरे शौहर का नाम यशब असलान भट्ट है। वो कराची का रहने वाला है। मेरे पाकिस्तान आने के बाद भी वो मेरे पीछे यहाँ चला आया है। कल रात ही वो मुझे तुम्हारे इस बाज़ियान क्लब में मिला है, जहाँ तुम अपने गुनाहों का कारोबार चलाते हो। और एक मज़े की बात और सुनो जमाल, रात तुम्हारे क्लब के सबसे हाईएस्ट पेड बॉय को मैंने ही खरीदा है, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर यशब असलान भट्ट है। रुफ़ाया जमाल की आंखों में आंखें देखते हुए बोली और इसकी बात सुनकर जमाल शॉक्ड खड़ा रह गया, जबकि महावि असर भी बेटी की ज़ुबान से बाज़ियान क्लब का नाम सुनकर दंग रह गए। मैंने कहा आदाब अर्ज़ मोहतरमा अमल जहांगीर साहिबा, सुनने में आया कि आप अपने मासूम शौहर से सख्त नाराज़ हैं। वो किचन में खड़ी रात का खाना बना रही थी जब हंडिया भूनते हुए उसे अपने मोबाइल की मैसेज टोन सुनाई दी। इसका मोबाइल फ्रिज पर रखा हुआ था। इसने चूल्हे की आंच धीमी करते हुए पलट कर फ्रिज पर से रखी हुई अपना फ़ोन उठाया था। यज़दान का व्हाट्सएप आया था और उसने गुस्से से पटकने वाले अंदाज में अपना मोबाइल फ्रिज पर रखा। मगर फिर न जाने उसके दिल में क्या आई कि उसने दोबारा से मोबाइल उठाकर मैसेज पढ़ना शुरू कर दिया और यज़दान के अल्फाज पढ़कर वो सुलग कर रह गई थी। आपको आज इस धोबन काम वाली मासी और खानसामा की याद कैसे आ गई? क्या बाहर की रंगीनियों से दिल भर गया है? और एक मिनट, क्या कहा आपने खुद को? मेरा शोहर। लगता है आप भूल गए हैं कि हमारा बस निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई है। और ना ही अभी आप मेरे शौहर बने हैं और ना ही मैं अभी आपकी बीवी। अमन ने अब एक भड़कता हुआ रिप्लाई इससे सेंड किया था, जिसके जवाब में दूसरी तरफ से हँसते-हँसते आँसू भरी आँखों वाले 5-6 इमोजीज़ सेंड किए गए थे। इन इमोजीज़ को देखकर अमल मज़ीद तप उठी थी। यानी वो इसका मज़ाक उड़ा रहा था। ना, 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 आप मेरी प्यारी सी ज़ोजा मोहतरमा हैं। धोबन, खानसमा, कांवाली मासी के टाइटल तो मैंने बाकियों को दिए हुए हैं। मतलब धोबन मैं उसे कहता हूँ जो कपड़े धोने आती है ना, रोज़ ही, जिसे रहमानी ने अपने बकरे पर बिठाकर पूरे आंगन की सैर करवाई थी और वो बेचारी रहमानी के डर से 2 दिन में ही काम छोड़कर भाग गई थी। मैं अक्सर इस धोबन के हाथ के धुले हुए कपड़ों को याद करता हूँ। क्या चमकदार कपड़े धोती थी वो, जैसे ड्राई क्लीन करवाए गए हों। और मुश्ताक हमारे उस्ताद मोहतरम के घर का बेस्ट खानसामा है। उसे मैं खानसामा साहब ही कहकर बुलाया करता हूँ। इसके सिवा कामवाली मासी हमारी ज़रीना है ना, मगर मैं उसे अब कामवाली नहीं कह सकता। बेचारी का दिल दुखेगा ना।
باقی رہ گئی یہ کہ بات میں آپ کا شوہر نہیں ہوں تو میری جان آپ شدید قسم کی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ نکاح کے بندھن میں بنتے ہی ایک مرد بیوی کے لیے شوہر کے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے۔ رخصتی تو ایک دنیاوی رسم ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل رشتہ نکاح کا ہوتا ہے جو میرا آپ سے ہو چکا ہے۔ میں آپ کا شوہر بن چکا ہوں۔ چاہوں تو ابھی کے ابھی گھر آ کر آپ کا نازک گھوڑا خوبصورت پیارا سے نرم و ملائم دودھ مکھن سے بنا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے کے جا سکتا ہوں۔ بے حیا بدتمیز، دانت پیستے ہوئے کہا گیا درمیان میں۔ کون روکے گا مجھے؟ آغا جان، یش یا پھر یشار و یوشے؟ کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا کیونکہ سب جانتے ہیں کہ آپ میری بیوی ہیں اور اپنے اور آپ کے ملن کے درمیان رخصتی نام کی یہ کمزور سی دیوار میں نے صرف آپ کی خاطر کھڑی کی تھی تاکہ آپ بنا کسی ڈسٹربنس کے مسلسل مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کر سکیں۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ اب بہت جلد اس دیوار کو گرا کر مجھے اپنی بیوی کی غلط فہمی کو دور کرنا پڑے گا۔ ویسے بھی میرا یش شادی شدہ ہو چکا ہے۔ شرم والی بات ہے نا کہ بھتیجا شادی کر کے بیوی لے کر آ گیا اور چچا بس نکاح کے اکیلا ہی بیوی کے بنا گھومتا پھر رہا ہے۔ آپ تیاری رکھیے، میں بہت جلد آپ کو رخصت کروا کر اپنے پورشن میں شفٹ کروانے والا ہوں۔ آپ کی پڑھائی بعد میں چلتی رہے گی۔ یزدان کا لمبا چوڑا میسج عمل دیکھ کر عمل نے غصے سے کلستے ہوئے پڑھا اور آخری لائنز پڑھ کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ میں یہ سب نہیں ہونے دوں گی، میں آقا جان کو رخصتی کے لیے منع کر دوں گی۔ میرے فائنل ایگزام سے پہلے تو میں رخصتی بالکل نہیں چاہتی۔ عمل نے جلدی جلدی لکھ کر فوراً رپلائی کیا تھا۔ ایسی کی تیسی آپ کی چاہت کی، میں نے جو کہا ہے وہ ہو کر رہے گا، بھلے ہی آپ کتنے ڈرامے کریں۔ اور جلدی سے اپنا رخ روشن دکھائیں، میں ویڈیو کال کرنے لگا ہوں۔ یسان نے دوسری طرف سے غصے والے ایموجی کے ساتھ رپلائی دیا تھا۔ مجھے نہیں دکھانا کسی کو اپنا رخ روشن۔ آپ کے آس پاس سے بہت سی رنگین تتلیاں گھوم رہی ہوں گی، ان کو دیکھ کر دل پہ ڈالے۔ میرے لیے تو ویسے بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، کیا کریں گے مجھے دیکھ کر؟ وہ بھڑکتے ہوئے دوبارہ سے میسج دیکھ کر ایسے سینڈ کر چکی تھی جبکہ دوسری طرف موجود یزدان نے بے بسی سے اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر اپنے سامنے موجود رنگین تتلیوں کو دیکھا تھا جو پوری 18 موٹی تگڑی کالی بھردانی بھدی مردانہ رنگین تتلیاں اس کے سامنے خون میں نہائی بے ہوش پڑی تھیں۔ یزدان اپنی ٹیم کے ساتھ ان رنگین تتلیوں کو دوسرے باغ کی سیر پر لے کر جا رہا تھا۔ اس ذمہ داری کی جاب کی مصروفیت نے واقعی اسے حرم کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ کئی کے دن چاہتے ہوئے بھی اس سے بات نہیں کر پاتا تھا۔ لڑکی جو اس کی رگ و جان سے بھی قریب تھی اس کے رویے سے بہت زیادہ ہرٹ ہو چکی تھی۔ تبھی وہ اس سے خفا ہونے کے ساتھ شدید بدگمان بھی تھی۔ وہ اسے کیسے سمجھاتا کہ اس کے کندھوں پر جو ذمہ داریاں تھیں وہ کتنی اہم تھیں اور ان ذمہ داریوں کو کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ فرض شناسی اور رازداری کی اس جاب کا اصل تقاضا تھا۔ وہ عمر کو کچھ نہ بتا سکتا تھا، نہ ہی اسے فی الحال کوئی صفائی دینا چاہتا تھا۔ تبھی گہری سانس بھرتے ہوئے ایک بار پھر میسج ٹائپ کرنے لگا۔ معافی چاہیے، مل جائے گی؟ اس نے مفاہمت کی کوشش شروع کر دی تھی۔ بالکل نہیں، دوسری طرف سے فوراً رپلائی تھا۔ پلیز۔ اس کے پلیز کے ساتھ ہی اس نے معافی والا ایموجی سینڈ کر کے پھر سے منت کی تھی۔ میں اتنی امپورٹنٹ کب سے ہو گئی آپ کے لیے اور اچانک آپ کو میری یاد کیوں آئی؟ میری معافی اتنی ضروری تو نہیں ہے آپ کے اس قیمتی وقت کو ہم لوگ ضائع کریں۔ جائیں احسان صاحب، اب اپنا کام دیکھیے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ عمل نے دوبارہ سے وہی کچھ کہا جو یزدان اس کے دل کو دکھانے کی وجہ بنا تھا۔ تبھی اس نے اس بار بنا کچھ لکھے صرف دھاروں کی صورت میں آنسو بہاتے نہ جانے کتنے ہی ایموجیز سینڈ کیے تھے۔ اس کے دل کی حالت واقعی اس وقت کیسی ہو رہی تھی جبکہ ان ایموجیز کو دیکھ کر عمل کا دل بے اختیار زور سے دھڑکا تھا مگر وہ اس شخص کی باتوں میں اب دوبارہ سے نہیں آنا چاہتی تھی۔ عمل کہاں ہیں آپ یا میں جا رہا ہوں؟ امن اپنے موبائل کی اسکرین کو کھولتے ہوئے رستان کو رپلائی کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی اشار کی آواز پر زور سے اچھل پڑی تھی۔ موبائل اس کے ہاتھوں سے چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل سائلنٹ کر کے واپس فریج پر رکھ دیا تھا۔ اوف شیری، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ امن نے کچن کے دروازے پر کھڑے اشار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اشار نے ڈارک وائلٹ کلر کی ٹی شرٹ بلیک جینس کے ساتھ پہنی ہوئی تھی۔ دونوں رنگوں میں اس کی سرخ و سفید رنگت اس وقت چمک رہی تھی۔ اپنے گھنے براؤن بالوں کو ایک طرف جمائے ہوئے ایک کندھے پر اپنا ٹریکنگ بیگ ڈالے نک سے تیار کھڑا بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ عمل بے اختیار ماشاء اللہ کہتے ہوئے آگے بڑھی اور اس کی بلائی لے ڈالی تھی۔ اشار اس کی اس بزرگانہ ادا پر مسکرا دیا تھا۔ اتنے ہینڈسم لگ رہے ہو، کہیں میری نظر ہی نہ لگ جائے میرے بھائی کو۔
कितने दिन के लिए जा रहे हो तुम? अमल ने मुस्कुराते हुए इससे पूछा था। बस 5 दिन के लिए जा रहा हूँ। छठे दिन घर पे रहूँगा, इसलिए आज रात निकल रहे हैं हम लोग, ताकि कल शाम तक पहुँच जाए। एक दिन तो यूँ ही सफ़र में निकल जाएगा, बाकी के दिन घूमने-फिरने में लग जाएँगे। यशार अमल को जवाब देते हुए अपने साथ लेकर बाहर की तरफ चल दिया था। यूशा, रहमानी और आगा जान बाहर आंगन में मौजूद थे। मेरी बात सुनो शैरी प्लीज़, गुस्सा छोड़ दो, अपने चाचू और यश को बता दो। ना जाने क्यों मुझे तुम्हारा यूँ जाना सही नहीं लग रहा। अमल ने अपने आगे चलते यशार को समझाने की कोशिश की थी। प्लीज़ अमल, मैं इस बारे में मज़ीद बात करना नहीं चाहता। आप सबको मैंने कसम दी है, इसलिए आप भी किसी से कुछ नहीं कहेंगी। मान लिया आप ही के दानी और भाई के लिए हम लोग इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। वो शादी जैसे इतने बड़े-बड़े फैसले भी खुद ही करने लगे हैं। भाई ने हमें अपनी ज़िंदगी से दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। ये बात मैं कभी भी नहीं भूलूँगा। यशार खफकी से बोलता हुआ आंगन में चला आया था और बारी-बारी आगा जान समेत यूसुफ और रहमानी से मिलने लगा था। रहमानी, मैं तुम्हारे लिए कम से कम 7 किस्म की ग्लिक लाऊँगा। तुम इसमें से यूशी को एक भी मत देना, ओके? यशार ने रहमानी को अपनी गोद में उठाते हुए कहा और उसकी पेशानी चूमते हुए वो उसे नीचे उतारकर आगा जान यूशे और अमल को अल्लाह हाफ़िज़ कहता बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। पहुँचकर फ़ोन कर देना शायरी। अमल ने पीछे से हाँक लगाई थी और बिना पलटे इस्पात में सर हिलाता हुआ दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया था। वो फारूक मंजिल से निकलकर यूनिवर्सिटी जाने वाले रोड पर पैदल ही चल रहा था। घर से यूनिवर्सिटी का पैदल का रास्ता था। वो जल्दी-जल्दी चलता हुआ टाइम पर यूनिवर्सिटी पहुंचना चाहता था। इसके दोस्त भी पहुंच गए थे और इन सब के भी फ़ोन के फ़ोन आ रहे थे। वो सब इसे जल्दी पहुंचने के लिए कह रहे थे, तभी वो तेज़-तेज़ चलता हुआ आगे बढ़ रहा था कि यूनिवर्सिटी से कुछ दूरी पर खड़ी एक सफ़ेद गाड़ी में खड़े इन 5 लड़कों को उसकी नज़र उस पर पड़ गई थी और इनमें से एक गाड़ी से निकलकर बाहर उसे आवाज़ें देने लगा था। अपने नाम की आवाज़ पुकार सुनकर वो चौंक कर अपने दाएं तरफ खड़ी इस गाड़ी को देखने लगा था। गाड़ी के बाहर खड़ा वो लड़का नदीम इसकी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था। वो इसका सीनियर था। नदीम उसे आवाज़ देता हुआ इशारे से अपनी गाड़ी की तरफ बुला रहा था। जहाँ तक इशार को याद था यूनिवर्सिटी में भी इसकी कभी भी इस लड़के से सलाम दुआ नहीं हुई थी। फिर भी यहाँ इस रोड पर खड़ा उसे आवाज़ें क्यों दे रहा है? ये इशार हैरत से सोचता हुआ उसकी तरफ चल दिया था। क्या बात है नदीम, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? इशार ने नदीम के पास जाते हुए सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे यार। वो क्या है ना, अपना दिल आ गया तुम पर। ये कहने के साथ ही नदीम के पीछे से नमोदार होते आसिफ ने यशार के मुंह पर स्प्रे किया और फिर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स लगे थे यशार की आवाज़ गुम होने में। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। टांगें लड़खड़ाने लगी। पूरा सर जैसे घूम कर रह गया था और तेजी से बंद होती आंखों के साथ वो एक तरफ लुढ़कने लगा था। तभी उसे अब पीछे से आसिफ और अदनान ने पकड़ा था और जल्दी से उसे गाड़ी में डालकर वहां से हवा की तरह गाड़ी भगाते हुए गायब हो गए थे। मगर वो इस बात से अनजान थे कि इनकी गाड़ी से कुछ ही दूरी के फासले पर एक दूसरी गाड़ी इनका ताक़ुब करने लगी थी। अशर से बात करके वो हयात जाने के लिए अपार्टमेंट से निकल रहा था, मगर फिर कुछ याद आते वो तेजी से बेड की तरफ बढ़ा था। बेड की साइड वाले ड्रॉर में उसका और रुफ़ाया का मोबाइल पड़ा था। उसने रुफ़ाया के साथ अपना मोबाइल भी बाहर निकाला। पहले रुफ़ाया का मोबाइल देखा, मगर वो स्विच ऑफ था। उसके बाद अपना मोबाइल फ्लाइट मोड से हटाया। इस मोबाइल में सिर्फ उसके पर्सनल कॉन्टैक्ट ही मौजूद थे। घर वालों के सिवा इसके सब अज़ीज़ व अक़ारिब के नंबर इसी मोबाइल में सेव थे। ऑफ़िशियल कॉल्स के लिए वो एक अलग और नंबर सेल रखता था। दुबई में रहने के दौरान वो अपना वही ऑफ़िशियल कॉल्स वाला मोबाइल और इंटरनेशनल नंबर इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वो के सिवा कर्नल अजलाल मलिक और अपनी टीम के बाकी लड़कों के साथ राब्ते में था। वो कल रात रुफ़ाया के साथ भरपूर वक़्त गुज़ारना चाहता था, इसलिए उसने अपने दोनों मोबाइल फ़्लाइट मोड पर रख किए हुए थे। फिर सुबह उठते ही वो अपना ऑफ़िशियल मोबाइल तो ऑन कर चुका था, मगर ये पर्सनल वाला नंबर मोबाइल उसने चेक ही नहीं किया था। उसे अभी कमरे से निकलते वक़्त अपने मोबाइल का ध्यान आया था। इसलिए उसने फ़ोन निकालते ही उसे फ़्लाइट मोड से हटाया और फिर उसे एक-एक करके बाद ढेर सारे व्हाट्सएप मैसेजेस मिलने शुरू हो गए। ये मैसेजेस अमल और यूशे के थे। वो जैसे-जैसे इन व्हाट्सएप मैसेजेस को पढ़ता जा रहा था, इसके चेहरे पर गुस्से, परेशानी फैलती जा रही थी। उसने जल्दी से यूशी का नंबर मिलाया था। एंड इसी वक़्त इसका मोबाइल ज़ोर-शोर से दूसरा बजने लगा था। उसने स्क्रीन पर चमकते नंबर को देखा और जल्दी से कॉल पिक कर ली थी। हेलो यश, मेरा बच्चा मेरा शायरी न जाने कहाँ चला गया है। वो परसों रात यूनिवर्सिटी टूर पर जाने के लिए घर से निकला था, मगर मैं कल से इसे कॉल कर रहा हूँ, उसका नंबर बंद आ रहा है। फिर मैंने यूजी से शायरी के एक और दोस्त का नंबर लेकर उससे बात की और उसके दोस्त कह रहे हैं कि वो परसों रात यूनिवर्सिटी पहुंचा ही नहीं।
तुम्हारा नंबर भी कल से ट्राई कर रहा हूँ। मेरा बच्चा कहाँ चला गया यश? आगा जान की नम लरसती हुई आवाज़ सुनकर वो शॉक्ड सा अपनी जगह खड़ा रह गया था। ये शहर टूर पर जा रहा था? कौन से टूर पर? किस जगह जा रहा था वो आगा जान? और आप लोगों ने मुझे याद दानी को बताया क्यों नहीं? उसने गुस्से से पूछा था। परसों दानी ने फ़ोन पर यशार को तुम्हारी शादी का बताया था। बस इसी बात पर वो सख्त नाराज़ हो गया था कि तुमने हमें बिना बताए शादी कर ली। इसलिए उसने गुस्से में हम सबको कसम दे दी कि तुम्हें याद दानी को उसके जाने के बारे में ना बताया जाए। रहमानी तक से मना कर गया था। फिर मैंने कल शदीद परेशानी में इसकी कसम का कफारा अदा करके दानी को कॉल किया। तुम्हें भी कॉल कर रहा था, मगर तुम्हारा नंबर रात से नहीं लग रहा था। आगा की जान की बात सुनकर उसे दानी पर भी गुस्सा आया था। मगर इस आखिरी बात पर वो तो भड़क ही उठा था। साथ ही उसने अपनी दाएं तरफ वाली दीवार पर जोर से पंच मारा था। डैम! इस बेवकूफ ने आपको कसम दी और आपने उसकी बात मान ली। उसके दिमाग को तो मैं ठीक करूंगा। आगाजान, मैंने एक बेकसूर लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचाने के लिए ये शादी की है। इस वक्त जिस तरह के हालात थे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं कर सकता था। मगर मामू जान सब जानते हैं। उन्होंने कहा था कि वो आपको सब बता देंगे, इसलिए मैं मुतमईन हो गया था। फिर मुझे एक ऑफिशियल काम से मुल्क से बाहर आना पड़ा, मगर दानी तो वहीं थे। उन्होंने भी मुझे शहरी की गुमशुदगी के बारे में नहीं बताया। खैर, आप परेशान मत हो, मैं दानी से बात करता हूँ। यशार बहुत जल्द मिल जाएगा। वो आगाजान को तसल्ली देता हुआ बोला। ठीक है बेटा, तुम मेरे बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करो यश। अमल का रो रो कर बुरा हाल है और यूशा भी उसे न जाने कहाँ कहाँ ढूंढता फिर रहा है। रहमानी को तो हमने अभी तक बताया नहीं। यहाँ हम सब बहुत परेशान हो रहे हैं। आगाजान की आवाज़ से उनकी परेशानी साफ ज़ाहिर हो रही थी। वो यशब की बात सुनकर मसलहतन खामोश हो गए थे। वरना उसकी अचानक शादी की वजह पूछना तो वो भी चाहते थे। लेकिन इस वक्त इन सब बातों से ज़्यादा ज़रूरी यशार का मिलना था। तभी वो यशब को तलकीन करते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर गए थे। उधर यशब कॉल बंद करते हुए एक झटके से पलटकर बाहर निकलता चला गया। इसकी उंगलियां तेजी से दानी का नंबर मिला रही थी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एपिसोड में। अब तक के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको नावल कैसा लगा। बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोग इसके साथ जुड़े रहें। अपना ख्याल रखिएगा। खुश रहिए, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।